बहुत साल पहले की बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर इतना बूढ़ा हो गया था कि वो अब दौड़कर शिकार नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बढ़ते उम्र और शिकार ना मिलने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं दौड़कर शिकार भी नहीं कर सकता। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। शरीर भी बहुत कमजोर है, लेकिन मुझे कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। इस तरह खाए बिना मैं जिंदा नहीं बच सकता। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। देखता हूँ, अगर कोई शिकार मिल जाए तो अच्छा होगा। ये कहकर शेर ने जंगल के और भी अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जमीन पर एक चमकदार वस्तु दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या है जो इतना चमक रहा है? मैंने पहले तो जंगल में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। मुझे और आगे जाकर देखना होगा, ये क्या चीज है। फिर शेर थोड़ा आगे जाकर उस चीज को ध्यान से देखता है। अरे, ये तो सोना है। वाह, कितना चमक रहा है। इसके चमक के आगे तो सूरज की रोशनी भी कम है। लेकिन ये सोना यहाँ पर आया कैसे? जरूर कोई इंसान के हाथ से गिर गया होगा। मैं इसे रख लेता हूँ। आगे चलकर ये मेरा काम आएगा। अगर किसी इंसान को इसका लालच दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। तब मैं उसे मार दूंगा। मेरे भोजन का इंतजाम तो हो जाएगा। वैसे भी इंसान काफी लालची होते हैं। फिर सोने के कंगन लेकर सामने की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आहट सुनाई देता है। शेर उस आवाज को बड़ी ध्यान से सुनता है। फिर उसी दिशा में चला जाता है जहां से आवाज आ रही थी। शेर देखता है कि एक ब्राह्मण सामने से आ रहा है। ब्राह्मण को दूर से देखते ही उससे अपना शिकार बनाने के लिए शेर एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और ब्राह्मण के आने का इंतजार करता है। जैसे ही ब्राह्मण नजदीक आता है तो शेर उसे आवाज देता है। हे ब्राह्मण देव, थोड़ा रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। गंभीर आवाज को सुनकर ब्राह्मण रुकता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसने अपना भूल समझकर आगे बढ़ जाता है। ब्राह्मण थोड़ा आगे जाता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। रुकिए ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझसे थोड़ा बात करिए। ब्राह्मण फिर से रुक जाता है और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। इतने घने जंगल में ऐसी गंभीर आवाज सुनकर ब्राह्मण इस बार थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने थोड़ा हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो जो इस तरह से मुझे आवाज लगा रहे हो? तुम मुझे इस तरह छुपकर क्यों बुला रहे हो? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। इस प्रकार तुम कौन हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मेरे सामने आओ। ब्राह्मण के बात सुनकर शेर धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलकर आता है। शेर को झाड़ियों से बाहर निकलता देखकर ब्राह्मण बहुत डर जाता है। ब्राह्मण को डरते देखकर शेर उसे शांत सुर में कहता है, ठहरिए ब्राह्मण देव,
आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो एक शेर हो, मैं तुम्हारी बात कैसे विश्वास कर लूं? और तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? तो सुनिए ब्राह्मण देव, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। असल में मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, तब मुझे एक चमकदार चीज दिखाई दिया। फिर मैं करीब जाकर देखा कि वो एक सोने का कंगन है। लेकिन ये सोने का कंगन मेरा कुछ काम नहीं आएगा। मैं सोना लेकर क्या करूँगा? इसलिए मैंने इस सोने की कंगन को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूँ जिसे इसकी ज़रूरत हो। भला मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं? तुम तो एक जानवर हो, मुझे मारकर खा जाओगे। हे ब्राह्मण देव, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत टूट चुके हैं और नाखून भी नुकीली नहीं है। शेर को देखकर ब्राह्मण बहुत डरा हुआ था। उसके लिए शेर के पास जाकर सोने का कंगन लेना मौत को दावत देने का बराबर था। इधर शेर ब्राह्मण की मन की बात समझ जाता है और उसे लालच देते हुए कहता है, अरे अरे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो, ये कंगन तुम लेके जाओ और इसे रख लो। कम से कम ये तुम्हारे काम तो आएगा। शेर भैया, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस कंगन को लेकर इतना परेशान क्यों हो। अगर ये तुम्हारे काम का नहीं है तो तुम इसे फेंक दो। जिसको भी इस कंगन मिलेगा वो इसे उठा लेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर शेर मन ही मन सोचता है, ये ब्राह्मण तो बहुत चालाक लग रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान बहुत लालची होता है, लेकिन ये ब्राह्मण तो अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रहा। मैं इसे कैसे लालच दूँ? अब तो शाम भी होने वाली है। भूख के मारे मेरे जान निकल जा रहे हैं। अगर ये इंसान आज मेरे हाथ से छूट गया तो आज भी मुझे भूखा रहना होगा। फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे तो कुछ ना कुछ तरकीब निकलना ही होगा। ऐसा सोचते हुए शेर फिर से ब्राह्मण को झांसे में लाने की कोशिश करता है और कहता है, सुनो ब्राह्मण, ये असली सोने की कंगन है। इसके चमक के आगे सब फीका है। तुम्हें देखकर बहुत गरीब लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा था यदि तुम ये असली सोने की कंगन ले जाते तो शायद तुम्हारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती। मुझे भी ब्राह्मण को दान देने का मौका मिलता और थोड़ा पुण्य भी मिलता। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे क्रूर जानवर पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हारे पास जाऊंगा तो तुम मुझे पकड़कर खा जाओगे। ठीक है, मत करो भरोसा। अगर तुम्हें इसे नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मैं इसे किसी और को दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अब मैं अपना और तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर शेर वहां से चलने लगता है और मन ही मन सोचता है, इतना सब कुछ तो बोल दिया, ना जाने कब ये मेरे पास आएगा। इतनी देर तक तो इंतजार कर लिया, और कितना करूं? अगर ये मेरे पीछे पीछे आता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर किसी और को ढूंढना होगा, शायद कोई और मिल जाए। इधर शेर की तरह ब्राह्मण के मन में भी कुछ न कुछ बात चल रही थी। अगर इस शेर को मुझे बेवकूफ बनाकर खाना ही होता तो मुझ पर ये अब तक हमला कर चुका होता। अब तक इसने हमला नहीं किया है। इसका मतलब शेर सच बोल रहा है। मैं बेकार में ही इससे डर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये शेर इतना खतरनाक नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। अगर ये सोने का कंगन मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, देखते हैं
क्या होता है? अरे शेर भाई, थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ। मुझे वो कंगन चाहिए, उसकी जरूरत है मुझे, थोड़ा रुको। ऐसा कहकर ब्राह्मण उस सोने के कंगन के लालच में शेर की तरफ चलना शुरू करता है। ब्राह्मण की आवाज सुनकर शेर पीछे मुड़कर रुक जाता है और सोचता है, अरे मेरा तरकीब तो काम कर गया, अब मैं इसे खाऊंगा। आह कितना मजा आएगा। ब्राह्मण मेरे नजदीक आते ही मैं उसे दबोच लूंगा। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। मुझे शांत रहना होगा। जैसे ही ब्राह्मण शेर के नजदीक पहुंचता है, तब शेर ब्राह्मण के ऊपर झपट पड़ता है और उसे खा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने विवेक से काम लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो परिणाम ब्राह्मण के जैसा ही होगा। बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के जंगल में मोती नाम का एक कौवा अपने पति राजू के साथ एक सुंदर सा घर बनाकर सुख शांति से रहती थी। राजू अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। मोती अपने घर में 2 अंडे दिए थे। आने वाले बच्चों के लिए दोनों ने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस जंगल में एक दुष्ट सियार रहता था। वो अक्सर पक्षियों के बच्चे और अंडे खा लेता था। वो बहुत ही मोटा और ताकतवर था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। एक दिन मोती अपने पति के साथ बात कर रही थी। आज के बाद घर के कोई काम तुम नहीं करोगी, बस तुम घर में आराम करोगे। आज से सारा काम मैं कर लूँगा, चाहे घर का काम हो या घर के बाहर का। तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी और अंडों का ख्याल रखो। तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो, मैं यहाँ संभाल लूंगी, लेकिन घर वापस जल्दी आना। फिर राजू खाने के तलाश में घर के बाहर चला गया। खाना ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर भी हो गया था। खाना लेकर आते समय अचानक आसमान में काली बादल छा गए। देखते ही देखते जोरदार बारिश के साथ आंधी तूफान भी शुरू हो गया। इधर मोती घर में अपने पति का आने का इंतजार कर रही थी और भगवान के पास पति के लौटने का प्रार्थना करने लगी। मोती पूरा दिन बैठा रहा, लेकिन राजू नहीं लौटा। शाम होने लगा। सभी पक्षी अपने अपने घर लौट आए, पर राजू घर वापस नहीं आया। अचानक मौसम के बदलाव के कारण बहुत से पक्षियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ पक्षी तो घायल भी हो गए थे। ये सब देखकर मोती की आंखों में आंसू आ गई। इसी तरह रोते रोते रात बीत गई। सुबह होते ही अपने पति की तलाश में जाने का निर्णय लिया। एक तोता मोती को रोता देखकर उसके पास आया और कहा, क्या हुआ मोती बहन, चिंतित लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताओ तोता भैया, मेरे पति कल खाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे नहीं। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। ओ ये बात है। कल अचानक ही मौसम में बदलाव आया कि जिसके विषय में हम पक्षी भी अनुमान नहीं लगा सके। इसके कारण हम पक्षी अपना घर का ही रास्ता भटक गए थे।
कल हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जा रही थी। ऐसे में उड़ पाना असंभव हो गया था। मैं खुद आधी रात घर लौटा हूँ। हे भगवान, मेरे पति को कुछ ना हो। तोता भाई, मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनका कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मोती बहन, तुम्हें ऐसी हालत में क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। आखिर बार मैंने उसे आम के पेड़ के पास देखा था, वहीं से उसे ढूंढना शुरू करता हूँ। तुम घर पर आराम करो। तोते ने मोती को बहुत समझाया, पर मोती ने नहीं मानी और तोते के साथ जंगल में उड़ गई। जंगल में जाकर दोनों ने मिलकर राजू को पुकारने लगे। उड़ते उड़ते दोनों ने आम के पेड़ के पास गई। आम के पेड़ के पास उन्होंने एक चिड़िया को देखा। दोनों को परेशान देखकर चिड़िया ने बोली, तुम दोनों बहुत चिंतित लग रहे हो। किसे ढूंढ रहे हो? जरा मुझे बताओ, हो सके मैं कोई मदद कर सकूं। मेरे पति कल खाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक घर लौटे नहीं। हम दोनों उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तो ये बात है, कल बहुत तेज आंधी आई थी। हवाएं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी और सब कुछ अपने साथ ले जा रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर तलाश करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने पति को वहां देख पाओगी। धन्यवाद बहन, मैं प्रार्थना करती हूँ तुम्हारी बात सच हो। ठीक है, चलती हूँ बहन। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? एक पक्षी दूसरी पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ये तो हमारा धर्म है। ठीक है बहन, जाओ। उसके बाद दोनों मिलकर राजू को ढूंढने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक उल्लू मिला। क्या हुआ मोती बहन? इतनी धूप में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? राजू कहाँ है? मेरे पति कल से घर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? ये जानकर बहुत दुख हुआ। इतने धूप में तुम्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। चलो, मैं भी तुम दोनों के साथ राजू को ढूंढने चलता हूँ। फिर तीनों ने मिलकर राजू को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक झाड़ियों में पंख फंसा हुआ दिखाई दिया। अरे, ये तो मेरे पति का पंख है। इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास होंगे। मेरा मन कह रहा है वो यहीं कहीं है। ये इलाका तो वही दुष्ट शेर का है। वो पास ही में रहता है। अगर राजू उसके हाथ में पड़ गया तो अब तक वो जीवित नहीं बचा होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ, वो शेर कहाँ रहता है? मैं उससे अपनी पति की जान की भीख मांगूंगी। अपनी पति के बिना मैं इस संसार में नहीं जीना चाहती। अरे मोती बहन, ऐसा क्यों कहती हो? अपनी आने वाली बच्चों की तो परवाह करो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी खुद को अकेली मत समझना। चलो, उस शेर का घर उस तरफ है। भगवान करे कि राजू को कुछ ना हो। ये कहकर तीनों फिर से उड़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक घर के बाहर शेर दिखाई देता है। वो सभी एक झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। शेर बाहर खड़ा था और घर के भीतर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर मोती अपने आप को रोक नहीं सकी और शेर के सामने पहुंच गई। दुष्ट शेर, कहाँ रखा है मेरे पति को? मेरे पति को छोड़ दे, वरना वरना क्या कर लोगी? मूर्ख कौवा,
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज शाम को मैंने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है। अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दावत उड़ाऊंगा। तभी सभी पक्षी झाड़ियों के पीछे से निकल आए और सियार के ऊपर टूट पड़े। इधर मोती सियार के घर के दरवाजा खोलकर अपनी पति को आजाद कर लिया। सियार को अच्छी तरह से पिटाई करके वह सब उड़ गए। मोती के घर पहुंचकर राजू उन्हें पिछले दिन की सारी घटना बताता है। मैं आंधी की वजह से एक झाड़ी में गिर गया और बेहोश हो गया। उसी का फायदा उठाकर सियार ने अपना कैदी बना लिया। धन्यवाद भैया, आप सबने मेरी जान बचाई। धन्यवाद हमारा नहीं, मोती बहन को करो। मोती बहुत ही आशावादी और हिम्मत वाली है, जिसके कारण तुम्हारी जान बच सकी। अगर वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास नहीं करती तो वो सियार शायद तुम्हें खा गया होता। ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो इसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। इनकी हिम्मत देखकर तो हमें उस सियार से लड़ने की हिम्मत जागी, वरना हम सभी पक्षी दुष्ट सियार से बहुत डरते थे। ये कहकर तोता और उल्लू अपने अपने घर लौट जाते हैं। इधर मोती और राजू अपने घर में सुख शांति से रहने लगे।